कैसे हैं भाई? देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता। यानी कि समझिए आप जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का टेस्ट है, जो उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस, न्यायिक सेवा और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। ए सारवान विधि, बी प्रक्रिया विधि, सी सारवान और प्रक्रिया विधि का मिश्रण, डी निर्देशात्मक विधि। अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा इसका जो है बी आंसर, यानी कि मतलब है प्रक्रिया विधि है। आंसर बन जाता है इसका बी। अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में सिविल मामले के निस्तारण में न्यायालय द्वारा जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी उससे संबंधित प्रक्रिया दी गई। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एक प्रक्रियात्मक विधि है। मतलब समझिए सिविल प्रक्रिया संहिता जो है एक प्रक्रियात्मक विधि है। नेक्स्ट, व्यवहार प्रक्रिया विधि 1908 के अंतर्गत डिग्री को परिभाषित किया गया है। इसकी सेक्शन 2 सब कॉलम 1, सेक्शन 2 सब कॉलम 2, सेक्शन 2 सब कॉलम 1, सेक्शन 2 सब कॉलम बी, यानी कि देखिए आप जो है, अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी, यानी सेक्शन 2 सब कॉलम 2 आंसर बन जाता है बी। अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की जो धारा है 2 सब कॉलम 2 में डिग्री को परिभाषित किया गया है, और जिसमें यानी डिग्री के अनुसार डिग्री से ऐसे न्याय निर्णय के प्रारूप अभिव्यक्ति से अभिप्राय है या अभिप्रोत है जो वाद में सभी या किन्हीं भी विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकार के अधिकारों का निश्चक रूप से अवधारणा करता है, और वह या तो प्रारंभिक या अंतिम डिग्री हो सके। देखिए इसका आंसर बना है इसका बी, आंसर बन जाता है इसका। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 में परिभाषित डिग्री में सम्मिलित नहीं है। ए प्रारंभिक डिग्री, बी वाद पत्र नामंजूर किया जाना, सी सीपीसी 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी भी प्रश्न की अवधारणा, डी खारिज करने का कोई आदेश। देखिए आंसर बनेगा इसका डी, यानी आंसर बन जाता है डी। मतलब समझिए एक तरह से देखिए आप जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 सब कॉलम 2 में डिग्री को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, और धारा 144 के अंतर्गत किसी भी प्रश्न का अवधारणा आता है, किंतु इसके अंतर्गत न तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती हो, और न तो व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कोर्ट के धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया है? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, यानी कि धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। अब देखिए इसका आंसर बनेगा सेक्शन 6, यानी डी आंसर। अब देखिए जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 6 धन संबंधी अधिकारिता से संबंधित है। धारा 6 के अनुसार अभिव्यक्त रूप में जैसा भी उपबंध है उसके सिवाय संहिता के किसी भी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय की उन वादों पर अधिकारिता दे दे जिनकी रकम या जिनकी विषय वस्तु का मूल्य उनकी मामूली अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से यदि कोई हो अधिक। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट,
50 लाख रुपए के मूल्य का मूल वाद संस्थित होगा, यानी 50 लाख रुपए के मूल्य का मूल वाद संस्थित होगा। ए उच्च न्यायालय में, बी जिला न्यायालय में, सी सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर बना इसका सी। अब देखिए मतलब जो है न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, देखिए आप जो है यानी न्यायालय का जो आर्थिक क्षेत्राधिकार प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। राजस्थान में 50 लाख रुपए का मूल्य का मूल वाद सिविल न्यायालय वरिष्ठ के न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित लोक अधिकारी नहीं है। ए हर न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य, हर अधिकारी जो सरकार से वेतन प्राप्त करता हो, मिलिट्री या राजपत्रित अधिकारी किंतु सरकारी सेवा में नहीं। अब देखिए इसका आंसर बनेगा डी, ये डी आंसर बन जाता है। यानी देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 सब कॉलम 17 सी के अनुसार संघ की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी जब तक कि वह सरकार के अधीन सेवा में है वह लोक अधिकारी है। मतलब समझिए आप जो है इसका आंसर बना डी। नेक्स्ट, धारा 3 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लघु वाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसमें अंतर्विष्ट है? ए उच्च न्यायालय, बी केवल जिला न्यायालय, सी न तो ए न तो बी, डी एक और बी दोनों। देखिए आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि ये डी बन जाता है। मतलब धारा 3 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लघु वाद न्यायालय निम्नलिखित में अंतर्विष्ट है, वह केवल उच्च न्यायालय, केवल जिला न्यायालय, यानी ए बी दोनों आंसर बन जाते हैं। मतलब देखिए आप जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 3 के अनुसार जिला उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है और जिला न्यायालय के अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय के अधीनस्थ है। आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1908 के 3 के संबंधित है धन संबंधी, ए बी न्यायालयों की अधीनता से, परिभाषाओं से, या फिर वाद को रोकने से। देखिए आंसर बना इसका बी न्यायालयों की अधीनस्था से। आंसर बनेगा इसका बी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 216 में प्रयुक्त विहित शब्दावली से अभिप्राय है या अभिप्राय है? न्यायालय द्वारा विहित, बी में है समाज द्वारा विहित, सी में नियमों द्वारा विहित, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी नियमों में द्वारा विहित, यानी आंसर बनेगा इसका सी। अब देखिए जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की जो धारा है 2 सब कॉलम 16 में विहित को परिभाषित किया गया है, यानी धारा 2 सब कॉलम 16 के अनुसार जो है विहित नियमों द्वारा विहित अभिप्राय है, यानी आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता में प्लीडर को परिभाषित किया गया है। प्लीडर को बताना, प्लीडर को परिभाषित किया गया है। ए सेक्शन 2(7), सेक्शन 2 सब कॉलम 17, सेक्शन 2 सब कॉलम 15, सेक्शन 2 सब कॉलम 11। देखिए इसका आंसर बनेगा बी आंसर, यानी 17 में। ये पहले बता चुका मैं आपको, ये आपका। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता निम्न में से कौन सी धारा आदेश को परिभाषित करती है? अब इसमें आदेश को बताना है। ए सब कॉलम 2 सब कॉलम 2, यानी 2 सब कॉलम 2, सेक्शन 2 सब कॉलम 14, सेक्शन 2 सब कॉलम 9, सेक्शन 2 सब कॉलम 10। देखिए आंसर बनेगा इसका सी आंसर, यानी कि धारा 2 सब कॉलम 14। अब देखिए मतलब यह है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब कॉलम 14 आदेश को परिभाषित करती है और आदेश से सिविल न्यायालय के किसी भी विनिश्चय की प्रारंभिक अभिव्यक्ति, यानी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है। देखिए इसमें जो है
इसका आंसर बना सी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा डैश के अंतर्गत न्यायाधीश न्यायालय का एक पीठासीन अधिकारी के रूप में परिभाषित है। सेक्शन 2 सब कॉलम 8, सेक्शन 2 सब कॉलम 5, सेक्शन 2 सब कॉलम 4, सेक्शन 2 सब कॉलम 2। आंसर बना इसका ए, यानी कि सेक्शन धारा 2 सब कॉलम 8। अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 2 सब कॉलम 8 के अनुसार न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, धारा 2 सब कॉलम 3, धारा 2 सब कॉलम 3 सीपीसी के अंतर्गत डिक्री धारक है। ए वादी, बी प्रतिवादी, सी एक ऐसा व्यक्ति जो वाद के पक्षकार नहीं है परंतु जिसके पक्ष में निष्पादन योग्य एक आदेश पारित किया गया है, डी उपरोक्त में सभी। अब देखिए इसका आंसर बनेगा डी यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, एक डिग्री होल्डर को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिग्री पारित की जा चुकी है या फिर एक निष्पादित किए जाने योग्य आदेश पारित किया जा चुका है। देखिए आंसर बनेगा इसका जो है सीपीसी की धारा सब कॉलम 2 सब कॉलम 2, धारा 2 सब कॉलम 3, धारा 2 सब कॉलम 4, धारा 2 सब कॉलम 5। देखिए इसका आंसर बनेगा, देखिए आपका जो है ये बी बन जाता है, यानी कि सीपीसी की धारा सब कॉलम 2 सब कॉलम 3 के अंतर्गत, यानी आंसर बन गया इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में न्यायाधीश परिभाषित किया गया है? अब इसमें न्यायाधीश बताना है आपको। देखिए जो है सेक्शन 2 सब कॉलम 8, सेक्शन 2, बी में सेक्शन 2 सब कॉलम 4, डी में सेक्शन 2, यानी आंसर बना इसका ए। सेक्शन 2 सब कॉलम 8 के अंतर्गत परिभाषित है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 सब कॉलम 9 के अंतर्गत निर्णय का अर्थ है एक अज्ञापित अपील का संरक्षित रूप में खारिज होना, एक आदेश या अज्ञापित के आधारों का कथन, डी उपरोक्त में से सभी। आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि एक आदेश या अज्ञापित के आधारों का कथन। आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट देखिए आप जो है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में निम्न धाराओं में से किस में विधिक प्रतिनिधि को समझाया गया, यानी विधिक प्रतिनिधि को बताना है इसमें जो है सेक्शन 2 सब कॉलम 11, सेक्शन 2 सब कॉलम 10, सेक्शन 13, 2 सब कॉलम 13, सेक्शन 2 सब कॉलम 12। देखिए इसमें आंसर जो बनेगा आपका जो है वो बनेगा ए, सेक्शन 2 सब कॉलम 11, आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस में उपबंध अंतकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है, यानी अंतकालीन लाभ के बताना है आपको जो है परिभाषित किया गया है। सेक्शन 2 सब कॉलम 4, सेक्शन 2 सब कॉलम 12, सेक्शन 2 सब कॉलम 8, सेक्शन 2 सब कॉलम 14। देखिए इसका बनेगा सी, यानी सेक्शन 2 सब कॉलम 12, आंसर बन जाता है इसका। नेक्स्ट, किसी संपत्ति पर सदोष कब्जे के दौरान अभिप्रेत लाभ, आकस्मिक लाभ, वास्तविक लाभ, सशर्त लाभ, ये सभी। देखिए आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि वास्तविक लाभ, यानी आंसर बनेगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतकालीन लाभ का दावा किया जा सकता है ए केवल चल संपत्ति के संबंध में, केवल अस्थावर संपत्ति के संबंध में, केवल चल अस्थावर संपत्ति दोनों के संबंध में, ओनली बौद्धिक संपत्ति के संबंध में। देखिए इसका आंसर बनेगा, देखिए वो बनेगा सी, यानी कि चल एवं अस्थावर दोनों संपत्ति के संबंध में। आंसर बन गया इसका सी। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।